पिछले क्लास में हम लोगों ने सुक्रोज का स्ट्रक्चर बनाया है, सही है। तो आज मैं चाहता हूँ कि स्ट्रक्चर बना लिया जाए बाकी के जो 3 डाइसेक्राइड्स हैं उसके। तो चलिए मैं सबसे पहले आज बनाने वाला हूँ दूसरे नंबर पे जो है स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज की चर्चा करते हैं। आपको पता है बच्चों, लैक्टोज बना होता है किससे? बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज के साथ। पहले कौन सा आएगा? गैलेक्टोज, बाद में आएगा ग्लूकोज। अल्फ़ाबेटिकली ही याद रखना है, अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है गैलेक्टोज, बाद में आ रहा है ग्लूकोज। सही है बच्चों? तो आइए पहले बीटा डी गैलेक्टोज बनाते हैं। आपको पता है ये कार्बन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, दिस इज 5वां। हाँ, और इसके साथ आ गया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, कौन आया, बोलो बोलो कौन आया। पहले ये होना चाहिए क्या? बीटा डी गैलेक्टोज, बोलो। और ये क्या है बच्चों? बीटा डी ग्लूकोज। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये वाला 5वां, छठा रिंग के बाहर है, छठा रिंग के बाहर है। बच्चों इसी के बीच बॉन्ड बनाना है, पहले और किसका? पहला, किसका पहला? गैलेक्टोज का। चौथा किसका? ग्लूकोज का। सही है बच्चे? और इसके बाद बन जाने वाला है स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर? लैक्टोज का। हाँ, आप देखें, आपको पता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में फर्क क्या है? क्या फर्क है? चौथे कार्बन पे हेरा फेरी करना पड़ेगा। ग्लूकोज और मैनोज में कहाँ पे फर्क है? दूसरे कार्बन पे। सही है बच्चा लोग? तो बेटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तुम जानते हो, ये कौन वाला है? बीटा डी ग्लूकोज कैसे होता है? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। याद आया क्या? और इसका भी शुरू करो, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना बच्चा। यहाँ क्या करना होगा? ऊपर। समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलो। इसी पे तो फर्क रखना है। कहाँ पे फर्क रखना है? चौथे कार्बन पे। बदल दिया, हो गया काम। हाँ बेटा इसी के बीच बॉन्ड बनाओ। किसके बीच? इसका पहला। देखो अभी हेमी है ये, हाँ के ना? यहाँ भी हेमी है कि नहीं? कैसे पता चला कि ये रिड्यूसिंग है? हेमी ढूंढते किस कार्बन पे? एल्डिहाइड या कीटोन वाले पे। एल्डिहाइड वाला कौन सा कार्बन? पहला। एल्डिहाइड वाला कौन सा कार्बन? पहला पे क्या है? OH। OH है मतलब क्या है? हेमी है, बोलो। और हेमी है इसीलिए। और एसिटल है ये तो पता चलता है H से। एसिटल कैसे पता चलता है? H से। और हेमी है इसीलिए कैसा होता है? रिड्यूसिंग। समझे ना समझे? अच्छा अब देखो इसके बीच बॉन्ड बना, इसका OH ऊपर है, इसका OH, तो अगर वाटर निकलेगा तो ऐसे ही निकलेगा ना। फॉर्मूला तुमको पता है इसका? फॉर्मूला C6H12, इसका भी फॉर्मूला C6H12O6, लेकिन इसका फॉर्मूला C12H22O11। किसका स्ट्रक्चर है ये? लैक्टोज। किसका स्ट्रक्चर? लैक्टोज। सही है? सुनेगा बच्चा लोग। बेटा ये पहला और इसके चौथा के बीच क्या बचा? इसके पहले और चौथा के बीच क्या बचा?
तो बॉन्ड को ऐसा ही ना दिखाएंगे ऊपर से नीचे की ओर, यही वाला बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड? ग्लाइकोसिडिक। किसके बीच? 1,4 और बीटा बीटा। कौन सा बॉन्ड? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सही है बच्चों। बेटा क्या यहां हेमी बचा? क्या हेमी बचा? बचा क्या हेमी? किसका हेमी नहीं बचा? गैलेक्टोज का हेमी नहीं बचा, लेकिन हेमी है किसका? और बेटा अगर यहां पे हेमी है ना, अगर हेमी है ना भाई, बिकॉज ऑफ दिस OH, दिस इज हेमी एंड एसिटल, तो ये हो जाएगा कैसा? रिड्यूसिंग। ये रिड्यूसिंग है किसकी वजह से? किसकी वजह से? ग्लूकोज की वजह से। गैलेक्टोज तो बेचारा अपना हेमी बचा नहीं पाया, लेकिन ग्लूकोज अपना बचाए, और जब बचाए हुए है तो इसी की वजह से ये हेमी। ऊपर नीचे ऊपर नीचे, कोई दिक्कत? बाकी सब आप क्या लिख देंगे बताइए? ऊपर नीचे, ऊपर ऊपर, कोई दिक्कत? कोई तकलीफ? पक्का लिखिए। अगला स्ट्रक्चर देखिए। अगला स्ट्रक्चर जो तीसरा स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर है कैसा? तीसरा बारीकी से देखिएगा, देखिएगा बच्चों। बेटा तीसरा स्ट्रक्चर है सेलुबायोज का। किसका स्ट्रक्चर? सेलुबायोज का, जो बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के मिलने से बनता है। यानी इस बार दोनों यूनिट क्या होने वाला है? ग्लूकोज। ये क्या होने वाला है? गैलेक्टोज की जगह क्या होने वाला है? बेटा ग्लूकोज। यानी चौथा का OH को क्या क्या करने का? क्या करने का बताओ बताओ? बस यहाँ जो OH था वो हटा के नीचे जो H है उसकी जगह OH लगा दो। ये जो स्ट्रक्चर है आपके समक्ष क्या है? सेलुबायोज डाइसेक्राइड है। इसी में बीटा डी बीटा डी बीटा डी बीटा डी जुड़ता चला जाएगा, सेलुलोज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सेलुलोज। डाइसेक्राइड जो है सेलुबायोज, और पॉलीसेक्राइड इसी का सेलुलोज, जिसको सेलुलोज को क्या बोलते हैं? लकड़ी। सेलुलोज का लकड़ी। और अगला बनाएंगे, अगला स्ट्रक्चर बनाएंगे माल्टोज का। किसका बनाएंगे? हाँ क्या? वीडियो रिकॉर्ड रोक दो। देखिएगा बच्चों, थोड़ा सा परिवर्तन और बदल जाएगी बात। किसका स्ट्रक्चर? माल्टोज। कौन सा लेना है? ग्लूकोज अल्फा डी। इधर भी कौन सा लेना है? अल्फा डी। ये तीसरा की वजह हो जाएगा चौथा। आपको पता है चौथा पे क्या करने वाले हैं आप? ये जो ऊपर में OH था वो क्या हो जाएगा बताइए? ऊपर में अब H हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? याद आया? और यहीं पे आप हेमी ढूंढ रहे हैं, बोलिए। यहाँ जो H है वो क्या हो जाने वाला है? OH। ऊपर में क्या हो जाने वाला है? H। सही है बच्चों। और बॉन्ड जो बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, देखिए, इसका OH और इसका H। कोई दिक्कत? तो ये जो बॉन्ड है ये ऊपर की ओर ना रहेगा, इस पर ऊपर क्या रहेगा? H, और नीचे इन दोनों के बीच क्या रहेगा बताओ? कोई दिक्कत? यही बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड? 1,4 अल्फा। सही है, यही हो गया माल्टोज। किसका स्ट्रक्चर है? तो अगर आपने एक स्ट्रक्चर सीखा है, और सिर्फ कौन सा सीखा है? ग्लूकोज का, तो आपका काम चल जाएगा। ग्लूकोज में भी कौन सा? अल्फा डी। ये किसका स्ट्रक्चर लिखा गया? अल्फा का क्या होता है? नाचो नाचो और नाचो। बीटा में ऊपर नीचे ऊपर नीचे। सही है। तो देखिए सब डाइसेक्राइड का स्ट्रक्चर आप ऐसे आसानी से समझ सकते हैं। चारों का स्ट्रक्चर हो गया।
देखिएगा बच्चों, अभी आपने सीखा है कि अल्फा डी ग्लूकोज और प्लस अल्फा डी ग्लूकोज मिलके बनाता है, क्या बनाता है? माल्टोज। सही है बच्चा लोग? बेटा इसी में अगर अल्फा डी ग्लूकोज प्लस फिर अल्फा डी ढेर सारा जुड़ता चला जाए, ये ढेर सारा आपस में जुड़ता चला जाए तो दो चीज बनता है। हाँ, एक का नाम है एमाइलोज। क्या नाम है? एमाइलोज। और दूसरे का नाम है अमाइलोपेक्टिन। क्या नाम है? अमाइलोपेक्टिन। और ये दोनों मिलके स्टार्च बनाता है। दोनों मिलके क्या बनाता है? यानी स्टार्च बना है किससे? अल्फा डी ग्लूकोज कहीं आपस में मिलने से, लेकिन अल्फा डी ग्लूकोज आपस में जुड़ के दो तरह का चीज बनाता है, एमाइलोज और स्टार्च में दो चीज है। कौन कौन चीज है? और स्टार्च का कुछ चीज ऐसा है, इन दोनों में से एक चीज ऐसा है जो पानी में घुलता है और एक पानी में नहीं घुलता है। जो नहीं घुलता है उसके लास्ट में इन है। लास्ट में क्या है? इन फॉर इनसॉल्युबल इन वाटर। याद रहेगा क्या? यानी एमाइलोज का स्टार्च का जो एमाइलोपेक्टिन है वो पानी में नहीं घुलता है, इनसॉल्युबल है। लेकिन ये वाला क्या है? सॉल्युबल है इन वाटर। पूछा जाता है कि बताओ स्टार्च का कौन सा यूनिट पानी में घुलता है? कौन सा घुलता है? अब एक बात समझिएगा, एक उदाहरण से समझिएगा, ये याद रह जाएगा। माड़ भात खाए हैं? माड़ भात खाए हैं? सुनिएगा बच्चों, बेटा चावल जब बनाया जाता है तो पहले पानी गर्म हो जाता है। पानी जब खौल जाता है तो उसमें चावल धो के डाला जाता है, अच्छे से एकदम आरओ वाले पानी से एकदम रगड़ रगड़ के धोए, केंट का आरओ का पानी से। तब तो चावल में कोई गंदगी नहीं बची होगी। 10 पानी से धो दिए तब तो नहीं बची होगी। लेकिन जब उबलते हुए चावल में आप उबलते हुए पानी में जब चावल को डालते हैं और फिर जब चावल उबल के पकता है अच्छे से, तो वापस वो पानी जो आपने डाला था, जो माड़ बनता है, क्या वैसा ही है? क्या एकदम साफ है क्या, केंट की तरह? यानी चावल का ही कुछ हिस्सा उसमें घुल गया। बोलो हाँ क्या ना? चावल का कुछ हिस्सा घुल गया, किसमें? पानी में। जो घुल गया वो क्या है? और जो ना घुला, यानी जो तुम जिसको भात कह रहे हो, वो क्या है? तो अब तुम बताओ कि चावल का ज्यादा हिस्सा पानी में घुल गया कि कम हिस्सा घुला? यानी ये वाला जो हिस्सा होता है ये कम होता है, ये वाला हिस्सा कम होता है। ये होता है 20 से 25%। कितना परसेंट? तो ये कितना होगा? 75 से 80%। अगला सवाल ये उठता है कि अच्छा ये क्यों नहीं घुला और ये क्यों घुला? सही है? यहां से भी एक सवाल बनता है और वो सवाल पूछा भी गया है। बड़ा सीधा सा बात है, सुनना। अल्फा डी आपस में जुड़ता चल गया, 1,4 एक लेयर बन गया। फिर उसके ऊपर फिर दूसरा लेयर वैसा ही 1,4 बन गया। तो क्या दोनों लेयर के बीच कोई अट्रैक्शन फोर्स है क्या? अल्फा डी का एक लेयर बन गया, फिर दूसरा लेयर है, फिर उसके ऊपर तीसरा लेयर, फिर चौथा लेयर। अगर उन दोनों लेयर के बीच कोई तगड़ा बॉन्ड नहीं रहेगा तो पानी में डालेंगे तो टूट जाएगा। लेकिन अगर दोनों लेयर को कनेक्ट कर दिया कोई, तब इसका मतलब अमाइलोज में क्या होता है? दोनों लेयर के बीच कोई वैसा तगड़ा वाला अट्रैक्शन, लेकिन अमाइलोपेक्टिन में जरूर कोई तगड़ा अट्रैक्शन है। तो इसमें कौन अट्रैक्शन है? सुनिएगा, यही सवाल पूछा जाता है बच्चों। बेटा अमाइलोपेक्टिन में इसमें जो बॉन्ड है वो 1/4 तो रहेगा ही रहेगा ना, 1/4। अरे भाई वो जो तुम पढ़े 1/4 कौन वाला? अल्फा। कौन सा बॉन्ड? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये 1/4 तो इसमें है ही, ये 1/4 इसमें भी है। किसमें? बोलो 1/4 किसमें है? दोनों में है। लेकिन इस 1/4 से क्या बनने वाला है? सिर्फ चेन बनने वाला है। 1/4 से सिर्फ क्या बनने वाला है? चेन। लेकिन दो चेन के बीच कोई तगड़ा बॉन्ड बनाना पड़ेगा, तब जाके वो पानी में उसके टूटने का चांस कम हो जाएगा। तो इसमें 1/4 के अलावा 1/6 का भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। किसके बीच? अब समझना इस बात को। देखो तो छठा कार्बन फ्री है क्या? बोलो हाँ क्या ना? तो अगर दो लेयर के बीच, एगो का छठा एगो का पहला के बीच अगर बॉन्ड बन जाए तो क्या हो जाए? वो लेयर कैसा हो जाएगा? तो पानी में डालेंगे तो वो रेसिस्ट कर जाएगा। समझिएगा मेरी बात। पानी में हम कोई चीज डाल रहे हैं, पत्ता के ऊपर पत्ता के ऊपर पत्ता के ऊपर पत्ता,
पत्तल जिसमें खाना खाते थे पहले हम लोग, पत्ता से बनता है। अगर वो पत्ता को नहीं बांधा हुआ रहे, पत्ता देखते हैं ना बांधा हुआ आता है रस्सी से या किसी चीज से, पतले वाले धागे से किसी से बंधा रहता है, अगर वो ना बांधा रहे, खाली पत्ता 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 डाल के ऐसे पानी में, गंगा जी में से पानी में डुबा के छोड़ दें, सब पत्तल एक साथ जाएगा कि अलग अलग हो जाएगा? बोलो बोलो, हो जाएगा कि नहीं? लेकिन अगर पत्ता और पत्ता के बीच में हम कुछ बांध दे कनेक्शन, हाँ कुछ भी, मान लो छोटा छोटा तिनका ही डाल के उसको एक दूसरे से टाई अप कर दें, जोड़ दें, तब पानी में डालेंगे तो ऐसा ही साथ साथ जाएगा, हाँ के ना? बोलो, कोई डाउट है मन में? तो ये इसमें अगर सिर्फ 1/4 रहता तो ये, लेकिन ये 1/4 के साथ साथ इसमें क्या रहता है? पूछा हुआ सवाल कई बार कि एमाइलोपेक्टिन क्यों इनसॉल्युबल है? क्या 1/4 की वजह से? किसकी वजह से? और एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में क्या फर्क है? 1/4 का फर्क है क्या? क्या फर्क है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये इन फॉर, क्यों इनसॉल्युबल, पानी में गया और क्यों नहीं घुला? इसका मतलब उसके लेयर के बीच बॉन्ड है, तो बॉन्ड अगर बनेगा तो कहां पे बनेगा? 1/4 की लेयर तो है ही, 1/4 के अलावा है कौन? लेकिन उसमें वो पानी में घुल जा रहा है, मतलब दोनों लेयर को कोई जोड़ने वाला, तो पानी में गया सब लेयर छितरा गया, कोई दिक्कत? और मार में जो चिपचिपाहट है, जिसकी वजह से हम लोग मार लगा के, या भात में भी जो चिपचिपाहट है, जिसकी वजह से पतंग के पीछे हम लोग चिपकाते थे उसमें, हाँ हाँ पुच्छी चिपकाते हैं ना, तो वो क्यों चिपका रहे हैं? वो किसकी वजह से बताओ? जो वाटर सॉल्युबल है उसकी वजह से कि जो इनसॉल्युबल है? जो सॉल्युबल है, जो पानी में, वो चिपचिपाहट कब आएगा? जो पानी में घुला है, मतलब जो चिपकाने वाला है चावल का कैरेक्टर, वो किसकी वजह से है? एमाइलोपेक्टिन की वजह से वो नहीं है। समझे नहीं समझे? चालू कर दो, चालू हो गया? तू भी चालू हो गया ना? चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज क्या देखना है? बोलो, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। देखो ग्लूकोज के प्रॉपर्टीज में एक एल्डिहाइड है क्या ग्लूकोज में? बोलो। और अल्कोहल क्या को है? बोलबो नहीं करेगा ये लोग, अरे बोलना रे। डी डी एल डी, आएगो ही अल्कोहल। कैगो अल्कोहल है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। रिएक्शन देगा किस वजह से? एल्डिहाइड की वजह से। ग्लूकोज जो रिएक्शंस देता है वो किसकी वजह से? और एल्डिहाइड का क्या क्या कराया जा सकता है? एल्डिहाइड का कराया जा सकता है रिडक्शन। क्या कराया जा सकता है? एल्डिहाइड का कराया जा सकता है ऑक्सीडेशन। एल्डिहाइड पे कराया जा सकता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और एल्डिहाइड के कुछ और भी मिसलेनियस रिएक्शन है। मतलब समझ में आया? ग्लूकोज रिएक्शन किसकी वजह से दे रहा है? ग्लूकोज के जो कुछ रिएक्शंस हैं, वो कुछ रिएक्शन का बेस क्या है कि इसमें कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का क्या क्या करा सकता है? रिडक्शन। और इसके रिडक्शन से क्या बनता है? अल्कोहल। एल्डिहाइड के रिडक्शन से। और बेटा इसका ऑक्सीडेशन भी करा सकता है, और इसके ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? एसिड। सही है? और दूसरा क्या हो सकता है इस पे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एल्डिहाइड कीटोन पे ही होता है सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तीसरा क्या हो सकता है? कुछ और स्पेशल रिएक्शंस अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स के साथ। और उसके बाद इसका रिएक्शन होगा किसकी वजह से? अल्कोहल की वजह से भी। मतलब एल्डिहाइड कीटोन रिएक्शन देता है किस किस वजह से? सॉरी, ग्लूकोज गिव्स रिएक्शन ड्यू टू, ग्लूकोज गिव रिएक्शन ड्यू टू, बोलो बोलो, ड्यू टू। पहला एल्डिहाइड ग्रुप। और एल्डिहाइड के वजह से कौन कौन रिएक्शन? ए बी सी डी। पहला कौन सा? बोलो, रिडक्शन। दूसरा कौन सा? ऑक्सीडेशन। तीसरा कौन सा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और चौथा कौन सा? स्पेशल रिएक्शन। और पांचवा दे सकता है रिएक्शन ड्यू टू अल्कोहल ग्रुप। ड्यू टू किस वजह से? तो अब हम लोग सबसे पहले आ गए किस बात पे? सबसे पहले एल्डिहाइड का कौन सा रिएक्शन? रिडक्शन। तो सबसे पहला रिएक्शन है रिएक्शन ड्यू टू, बोलो बोलो, रिएक्शन ड्यू टू रिडक्शन। रिएक्शन ड्यू टू रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन जोड़ना। सुनना, पहले सुनना।
तो ये रहा एल्डिहाइड, रहा क्या बोलो, और बाकी सब क्या है? बाकी सब आपको पता है बच्चों, क्या है बताइए? डी डी एल डी। यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, क्या जोड़ दीजिए? हाइड्रोजन और निकल। तो आपको पता है हाइड्रोजन निकल डालने से हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, जुड़ेगा ना जी? तो जुड़ेगा तो ऊपर क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ क्या हो जाएगा? OH। यहाँ पहले से OH था, एक H और जुड़ जाएगा, बाकी सब जस का तस। कोई दिक्कत? बोलो। ये कौन सा मॉलिक्यूल है? ग्लूकोज। और ये जो मॉलिक्यूल बनता है इसका नाम है सॉर्बिटॉल। क्या नाम है इसका नाम? सॉर्बिटॉल। दिख रहा है कहाँ कहाँ डी डी होगा? डिडिया दो पकड़ के। चलो लिखो, ये पहला रिएक्शन लिखे, किस वजह से? रिडक्शन कराएं, किसका? एल्डिहाइड का। और बाकी रिएक्शंस कराते हैं। पहली गोली प्रियांशु को। आइए, एक रिडक्शन ये हुआ, हाँ, और यहीं पे एक रिडक्शन और है, सुनिएगा। रिडक्शन इनटू हाइड्रोकार्बन। रिडक्शन इनटू, पहला किस में रिडक्शन कराया गया? पहला किस में रिडक्शन कराया गया? अल्कोहल में। पहला किस में रिडक्शन कराया गया? नहीं, आप यहां देख लीजिए भैया, पहला है रिडक्शन इनटू अल्कोहल। किसको किसको अल्कोहल में कन्वर्ट किए? एल्डिहाइड को। सही है? अरे बंद होगा, चालू है। दूसरा देखो हाइड्रोकार्बन में, सुनेगा बच्चा लोग, बड़ा सीधा सा फंडा है। एनी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। कैसा कंपाउंड? कैसा कंपाउंड? कंपाउंड एनी, कोई भी कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन हो, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, ईस्टर, एनहाइड्राइड, अल्कोहल, ईथर, खाली ऑक्सीजन दिखना चाहिए। एकदम आंख मूंदो और इस पे एकदम लाल रक्त की तरह दिखने वाले फास्फोरस को, और साथ में HI वाले को डाल दो। किसको डाल दो? HI वाला और लाल रक्त फास्फोरस, सीधे बन जाता है हाइड्रोकार्बन। क्या बन जाता है? क्या बन जाता है बोलो? हाइड्रोकार्बन। अब बताना तुम, इस CH जो एल्डिहाइड है, इसके बाद CH2 है, कै गो? 4 गो। फिर क्या है बताओ? CH2OH। बोलो ना जी। आई चारों से इधर लगा हुआ है, कौची बताओ? सही है ना? हो ना, गड़बड़ हो जाएगा ऐसे, ऐसा CHO CH2OH, यहाँ क्या? OH OH OH, और इधर क्या? और यहाँ क्या डाल दिए? रेड फास्फोरस प्लस HI। इस सब का ऑक्सीजन भाग जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा? CH3। उसके बाद क्या हो जाएगा? CH2 बोलो, CH2, उसके बाद CH2, उसके बाद यानी क्या बन गया बताओ? N हेक्सेन, मतलब नॉर्मल हेक्सेन। 6 का 6 कार्बन एक लाइन में है, जिससे ये पता चलता है कि जो कंपाउंड बना है एकदम 6 का 6 कार्बन एक। तो इस रिएक्शन से ये पता चलता है कि जो इसके 6 कार्बन है, किसके? ग्लूकोज के, सब के सब एक लाइन में है, कहीं कोई ब्रांचिंग नहीं है। सही है? अगला रिएक्शन ऑक्सीडेशन। कराएं कि रुकें? करा लें, सुनेगा बच्चा लोग। पहला रिडक्शन था, दूसरा है ऑक्सीडेशन। दूसरा ऑक्सीडेशन, सुनिएगा बच्चों। बेटा ऑक्सीडेशन अगर करा रहे हो तो पहला क्या है? CHO। बाद में ये सब तो पता है तुमको क्या है ना? यहां पे तुम डालो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? माइल्ड वाला, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लाइक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर। माइल्ड में 1 नंबर पे आता है कौन? ब्रोमीन और वाटर। कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? माइल्ड, मतलब इसका ताकत कम है। दूसरा टॉलेंस, सुने हो क्या? टॉलेंस रिएजेंट सुने हो क्या? तीसरा बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, सुने हो क्या? नहीं भी सुने हो तो बोलना है हाँ। चौथा फेलिंग सॉल्यूशन, सुने हो क्या? चलो सुने ही हो तो ये एल्डिहाइड को बदल देता है एसिड में। एल्डिहाइड को किस में बदलता है? एसिड में। यानी ऊपर में क्या हो जाएगा? एसिड, नीचे बाकी सब जस का तस रहेगा। सही है बच्चों? बेटा इसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड। क्या नाम है इसका? ग्लूकोज था ना ये? क्या था ये बोलो?
ग्लूकोज था ना जी, बेटा ग्लूकोज से जो एसिड बने उसके एसिड का नाम ग्लूकोनिक एसिड। कोई दिक्कत? ये कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला गया है? अब अगला में तगड़ा डालेंगे। अगला में कौन सा डालेंगे? तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इधर वाला मिटा दें, सुनेगा बच्चा लोग। ग्लूकोनिक एसिड सुनिएगा बच्चों, ये एल्डिहाइड लिए और यहाँ यही वाला चीज लिए। क्या लिए बच्चा लोग? ग्लूकोज। तो ये पहला रिएक्शन हो गया, ये पहला ऑक्सीडेशन बाय कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरा होगा ऑक्सीडेशन बाय HNO3। बाय किसके सहायता से? अच्छा, HNO3 क्यों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्या कोई है माइका लाल जो जवाब दे सके इस सवाल का? नहीं पता? नहीं पता? सुनना, कोई स्ट्रॉन्ग अगर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका मतलब उसके रिड्यूस होने का चांस, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मतलब वो रिड्यूस ज्यादा होगा। इसका मतलब वो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे होगा। और कोई अगर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है तो वो क्या होगा? ऑक्सीडाइज। बोलो हाँ के ना? तो जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा? वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है क्या भैया? जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो खुद क्या होता है? रिड्यूस। खुद क्या होता है? लेकिन जो तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ज्यादा ना रिड्यूस होगा। तो ज्यादा रिड्यूस कौन होगा? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कहां पे हो? मैक्सिमम पे हो कि मिनिमम पे हो? लेकिन जो मिनिमम पे हो तो वो कहां जाएगा? मैक्सिमम पे ना। तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम पे हो वो ऑक्सीडाइज होगा, यानी वो दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस। बेटा इसमें नाइट्रोजन का बताओ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 3 की वजह से -6, इसकी वजह से तो -6 में +1 घटा मतलब -5, यानी नाइट्रोजन का कितना? नाइट्रोजन +5 से ऊपर जा सकता है क्या? इसीलिए HNO3 कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? समझे नहीं समझे? क्योंकि ये अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। तो ये अब जब भी जाएगा तो ऊपर जाने की कोई गुंजाइश। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? नहीं, और जो बीच में है, जो कहीं कहीं बीच की ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, तो वो कहाँ क्या कर सकता है? दोनों तरफ जा सकता है, ऑक्सीडाइज भी कर सकता है और रिड्यूस भी कर सकता है। सही है? तो वैसे चीज़ों का जनरली वैसे चीज़ों का ही डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है। अरे उसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन कब होगा? जब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ हो? बीच में हो। डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं सुने हैं क्या? सुने तो होंगे ही। तो इस पे आप डाल दीजिए, क्या डाल दीजिए बताइए? HNO3। तो ऊपर जो पहला कार्बन है तो एसिड बनेगा ही बनेगा। सही है? लेकिन आप बताइए 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर, ये 1 डिग्री अल्कोहल है बोलो, तो ये अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा? एल्डिहाइड। पढ़े हो ना भाई? तो ये एल्डिहाइड पर रुकेगा क्या? वो वाला एल्डिहाइड चल गया एसिड में, एल्डिहाइड पर रुकेगा, ये भी क्या हो जाएगा? और बेटा इसका नाम है सैक्रिक एसिड। कौन एसिड? सैक्रिक। जब एक को एसिड बना तो क्या नाम? लेकिन ऊपर नीचे दोनों सभ्य एसिड हो जाता, क्या नाम? कोई दिक्कत? लिखो। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कौन एडिशन? बोलिए। NAR ऑफ। अरे भाई NAR किस पे NAR करवाना है? आए हो दादा, एल्डिहाइड पे भाई मेरे। और NAR में हम बताए थे आपको बच्चों के किसका रिएक्शन होता है NAR में? HCN का। भूल गए होंगे आप। ये सब रिएक्शन रिकॉल हो जाएगा जब हम लोग पढ़ेंगे क्या? एल्डिहाइड कीटोन। हाँ तो सुनना, यहाँ H+ और CN, पहले कौन अटैक करेगा? CN न्यूक्लियोफाइल, फिर ये आएगा इधर, फिर इस पे कौन अटैक करेगा? सही है? तो देखो क्या हो जाएगा, C पे यहाँ क्या जुड़ेगा? CN। यहाँ क्या जुड़ेगा? OH। इधर क्या? H। कोई दिक्कत? इसका नाम ग्लूकोसाइनोहाइड्रीन। देखो साइनाइड और OH दोनों जुड़ जाते, इसलिए इसका नाम क्या है?
साइनोहाइड्रीन किस पे जुड़ा है? ग्लूकोज पे, इसीलिए क्या नाम पड़ा? ग्लूकोसाइनोहाइड्रीन। चौथा स्पेशल रिएक्शन, चौथा कौन रिएक्शन? स्पेशल रिएक्शन। किसका स्पेशल रिएक्शन? बोलो। एल्डिहाइड कीटोन का स्पेशल रिएक्शन। देखो पहले नंबर पे आता है ओसाजोन फॉर्मेशन। कौन सा? ओसाजोन फॉर्मेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, सुनिएगा बच्चों। ओसाजोन क्या है? देखिए ये एल्डिहाइड है और यहाँ CH2OH है, ये पहला कार्बन और ये, सही है। इसका रिएक्शन कराया जाता है जिस चीज के साथ, वो सुनिएगा, पहले सुनिएगा तभी लिखिएगा तो मजा आएगा, नहीं तो गलत तुलत लिख दीजिएगा आप। देखिएगा बच्चों, बेटा एक कंपाउंड है उसको बोलते हैं हाइड्राजीन। क्या बोलते हैं? बोलिए बोलिए, क्या नाम है इस कंपाउंड का? नाम क्या है? हाइड्राजीन। हाइड्रोजन हटा दीजिए, फिनाइल लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? तो इसका नाम होता है फिनाइल हाइड्राजीन। क्या नाम है बच्चों? फिनाइल हाइड्राजीन। एल्डिहाइड कीटोन में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। देखिए होता क्या है, ये ऑक्सीजन और ये दोनों हाइड्रोजन निकल जाता है, निकल गया, यानी दो कंपाउंड आपस में आके जुड़ जा रहा है और कुछ निकल जा रहा है। ऐसे प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। जब दो चीज जुड़े और कुछ रिलीज हो जाए तो क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। जैसे दो मोनोसेक्राइड जुड़ता है और वाटर निकलता है, क्या कहलाएगा? कंडेंसेशन। लेकिन अब दो मॉलिक्यूल सिर्फ जुड़ जाए तो एडिशन, खाली निकल जाए तो एलिमिनेशन, लेकिन कुछ जुड़े और कुछ निकले तो कंडेंसेशन। तो देखिए होता क्या है, ये C डबल बॉन्ड से क्या आके जुड़ जाएगा बताइए? N, और फिर क्या? N, और यहाँ बेंजीन रिंग। बोलिए। और बेटा फिनाइल हाइड्राजीन से ये जो बना है पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा और चौथा और फिर पांचवा, और फिर यहाँ पे CH2OH। एक बात और, अच्छा यहाँ पे OH है कि नहीं? दूसरा पे अभी है कि नहीं? फिर यहीं पे फिर से एक फिनाइल हाइड्राजीन आता है। कै हाइड्राजीन? बोलो बोलो, कै हाइड्राजीन आया? दूसरा आ रहा है, आ रहा है। ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। तो पहला पे तो ये जुड़ा हुआ है CNN, और यहाँ क्या? बेंजीन रिंग। और दूसरा को ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएगा? कैसा अल्कोहल है? 2 डिग्री। तो 2 डिग्री से क्या बनेगा? कीटोन। और फिर इसके नीचे ये कार्बन नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, और यहाँ बताओ पांचवा, और यहाँ क्या? CH2OH। और फिर यहाँ फिनाइल हाइड्राजीन आएगा, फिर इसके साथ जुड़ने आएगा। कोई दिक्कत? बोलो। फिर यहाँ आएगा, कौन आएगा बताओ? फिनाइल हाइड्राजीन आया, N, चलो सीधा ही लिखते हैं, इधर ही लिखते हैं, NH2, NH, फिनाइल हाइड्राजीन। और ये आके इधर वापस फिर से ये जुड़ा, किसके साथ? तो ये पहला कार्बन पे जुड़ा हुआ था, सॉरी, और पहला कार्बन के बाद दूसरा कार्बन पे भी जुड़ गया। कौन जुड़ गया? NH, और यहाँ बताओ बेंजीन रिंग। ये पहला कार्बन और ये कैमा कार्बन, ये चौथा और पांचवा, और CH2, इसी का नाम है ओसाजोन। क्या नाम है इसका? अक्सर सवाल पूछा जाता है, सुनना, पूछा जाता है कि ये एल्डिहाइड, सॉरी ये ग्लूकोज और ये ओसाजोन, ये ग्लूकोज और ये, और यहाँ पूछा जाता है कि बताओ x मोल ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन कितना मोल, जबकि हमको इसके स्ट्रक्चर से क्या लगता है? कै मोल? स्ट्रक्चर से कै मोल लगता है, और पहला ऑप्शन क्या रहेगा? 2 मोल। समझे बात? तो यहाँ तीसरा मोल काहे के लिए कंज्यूम होता है? ऑक्सीडाइज करने के लिए। और बच्चे ये गलती करते हैं, बार बार ये गलती करते हैं। इतना मैकेनिज्म तो कहीं मिलेगा ही नहीं, पढ़ के मर जाना, पलट के मर जाओ। ये दूसरा वाला सीधे डायरेक्ट लिखा जाता है, ओसाजोन फॉर्मेशन विथ 3 मोल। बच्चों के दिमाग में लगता है साला दो ये को जुड़ रहा है, तीसरा क्या हुआ? तो बच्चा उसको एडिट कर देता, नहीं नहीं 2 मोल। कै मोल? 3 मोल।
2 मोल ऑफ क्या, किसका इस्तेमाल? 2 मोल, 3 मोल किसका? फिनाइल हाइड्राजीन का। समझे क्या? समझे? अच्छा ये सब हम बताते रहे कि क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, क्या आपको पता है? DDL। सही है। अच्छा ये तार दिख रहा है क्या? ये वायर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? तुमको दिख रहा है कि नहीं? तुमको दिख रहा है? तार ये जो होता है, कितना तार है इसमें? दोनों एक दूसरे में लपेटा हुआ है। अच्छा ये तार को कभी अलग अलग भी किया हो क्या? बेटा ये जो 2 गो तार है ना, ये DNA है। 2 गो तार आपस में लिपटा हुआ तो कैसा? तो देखो कहा गया DNA इज डबल स्ट्रैंडेड। स्ट्रैंड मतलब क्या? यानी तो इस वायर में जो सामान्य वायर होता है उसमें कितने वायर लिपटे होते हैं? और RNA सिंगल स्ट्रैंड। दोनों वायर को नोच के अलग कर दो तो कैसा हो गया वो? RNA। सही है। यानी DNA कैसा होता है? देखो लड़की लोग जो चोटी बांधती है, नहीं उसमें 3 स्ट्रैंड होता है। लड़कियों की चोटी में कितने स्ट्रैंड होते हैं? 3। 2 नहीं होते। कितने होते हैं? 3। सही है। न्यूक्लिक एसिड 2 तरह का, DNA और RNA का पूरा नाम है क्या? राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसका डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सुनिएगा, यही वो चीज है जिसकी वजह से बाप का बेटा बाप की तरह, माँ की बेटी माँ की तरह, दादी की पोती दादी की तरह कैसे, इसके लिए भी यही जिम्मेदार है। दादी जैसी नाक वाली प्रियंका गांधी। मतलब तुम्हारे पीछे जो जितने भी हैं हमारे पूर्वज, उन सब ने हमको दिया है यही। कौन? हमारी माता जी को DNA, हमारी माता जी को ये मिला किससे? नाना जी से, नानी जी से। नाना जी को मिला उनके माता जी से, उनके पिताजी से। वैसे ही हमारे बाबूजी में आया होगा ये, हमारे दादी से, हमारे दादाजी से। हमारे दादाजी में फिर आया होगा उनके माताजी, उनके, मतलब सबका आया है एक हिस्सा हम लोगों में। तो अचानक किसी का लक्षण अचानक आ जा सकता है, क्योंकि हम सब में हमारे जितने भी पूर्वज हैं सबका आया है क्या? न्यूक्लिक एसिड। इसीलिए कभी कभी कोई बच्चा ऐसा होता है जो बाबा की तरह दिखता है, परबाबा की तरह दिखता है। इसीलिए प्रियंका गांधी की नाक उसके दादी से मिलती है। बोलते हैं ना कि प्रियंका गांधी की नाक जो है दादी से मिलती है। वो सही में देख के लगती भी है कुछ, हाँ लगता भी है कि इंदिरा गांधी की पोती है वो। तो बेटा इस ये जो बना होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा यूनिट कौन है? मोनोसेक्राइड। कार्बोहाइड्रेट बार 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 किसके जुड़ने से बनता है? वैसे ही इसमें जो जुड़ता है जो सबसे छोटा यूनिट है वो क्या है? यानी न्यूक्लियोटाइड ही इसमें क्या है? बेसिक रिपीटिंग यूनिट है। सही है ना? रिपीटेटिंग लिखा गया है। कौन सा यूनिट है ये? रिपीटिंग यूनिट। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, यही आएगा ना सवाल। तो सुनेंगे बच्चों, बेटा न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज होता है। न्यूक्लियोटाइड में कितना चीज होता है? 3 चीज। सुनेंगे बच्चों। बेटा तुमने एक चीज और सुना होगा, जिन। सुना है? जिन। जिन की वजह से हमारे लक्षण ऐसे हैं। जिनके वजह से नहीं बे, जिन जिन। सही है। और कम से कम 3 न्यूक्लियोटाइड होता है तो जिन बनता है। सही है। तो न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज होता है। एक होता है नाइट्रोजनस बेस, यानी नाइट्रोजन वाला बेस, तो उसको क्या कहा गया है? नाइट्रोजनस बेस। दूसरा होता है सुगर, यानी कार्बोहाइड्रेट। तो तुमको समझ में आ गया इसमें कौन सा सुगर? राइबोज, और इसमें डिऑक्सी राइबोज। सही है। और तीसरा होता है फॉस्फेट। तीसरा क्या होता है? फॉस्फेट। समझ में आ रही है बात? अब ये नाइट्रोजनस 5 तरह का बेस होता है। नाइट्रोजनस बेस कै तरह का? यानी न्यूक्लियोटाइड कै तरह का? 5 तरह का। तो तुम्हारे मन में आएगा कि नाइट्रोजनस बेस कैसा कैसा आएगा ना मन में। सुनेगा बच्चा लोग। यानी अगली बात मैं आपको बताने वाला हूं कि नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस। बेटा ये नाइट्रोजनस बेस है 5। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। नाइट्रोजनस बेस आर कितने? 5 इन नंबर। 5 ही तरह के होते हैं।
यानी न्यूक्लियोटाइड भी कितने तरह का होगा? 5 तरह का। अभी पांचों का नाम है, पांचों का नाम है। तो देखो हम पहला नाम लिख रहे हैं थाइमीन, क्या नाम लिख रहे हैं? और दूसरा नाम लिख रहे हैं यूरासिल। दूसरा नाम कौन लिख रहे हैं? और तीसरा लिख रहे हैं साइटोसिन, साइटोसिन। हाँ, हम थोड़ा सा उलट ही देते हैं, ऐसे लिखते हैं। पहले नंबर पे साइटोसिन, और तीसरे नंबर पे थाइमीन। सही है बच्चों? शॉर्ट में इसको बोलते हैं कट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और इन तीनों को एक साथ बोला जाता है कि पायरिमिडीन्स हैं, ये पायरिमिडीन्स हैं। यानी जो 5 है ना, दूसरा जो है वो है, अब 2 जो बच गया उसका नाम है एडेनिन और फिर गुएनिन। एडेनिन और, तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में, हम क्या बोलते हैं, मतलब बोला जाता है क्या, है ना, एजी। कट कीजिए तो थोड़ा सा, सही है, एजी कट कीजिए। और बेटा इसको, इन दोनों को एक साथ कहा गया है प्यूरिन। क्या कहा गया है? यानी नाइट्रोजनस बेस को प्यूरिन और पायरिमिडीन में बांट दिया गया है। किसमें किसमें? और प्यूरिन में कौन कौन है? तो अच्छा से याद रह जाए, सुनिएगा। हाँ, इसके लिए बोले आग लगाने वाली पूजा। आग लगाने वाली कौन? बेसिकली पूगा बोलते ना, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? आग लगाने वाली कौन है? पूजा। पू से बोलो बोलो, प्यूरिन। और पायरिमिडीन में कौन? कट। सही है? यानी कि यही, यहाँ पे साइटोसिन हो सकता है, या यूरासिल हो सकता है, या थाइमीन हो सकता है, या गुएनिन हो सकता है, या एडेनिन। एक बात बड़ा ध्यान रखने वाला बात, ये यूरासिल जो होता है ना, ये सिर्फ आरएनए में मिलता है। किस में मिलता है? यानी ये डीएनए में, और ये जो है ना, ये अरे कहाँ गया, ये सिर्फ डीएनए में मिलता है, यानी ये आरएनए में नहीं मिलता है। तो ये बात डायरेक्ट कभी कभी पूछ दिया जाता है, डायरेक्ट है सवाल। यानी थाइमीन होता है ओनली किस में? बोलो बोलो, थाइमीन ओनली किस में? डीएनए में। और यूरासिल ओनली किस में? बोलिए बोलिए, किस में बच्चों? आरएनए में। कई बार तो डायरेक्ट यही पूछ दिया जाता है कि बताओ कौन सा ऐसा नाइट्रोजनस बेस है जो डीएनए में नहीं होगा? कौन नहीं होगा? डीएनए में कौन नहीं होगा? आरएनए में कौन नहीं होगा? सही है, ये सिंपल सा इंफॉर्मेशन है। तो नाइट्रोजनस बेस हो गए, और ये नाइट्रोजनस बेस 5 तरह का, मतलब न्यूक्लियोटाइड भी कितने तरह का? अब यही पांचों बार 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 बार, और एक एक करके नहीं गए, पहले तुम आएगा तो वो आएगा, ऐसा नहीं है, कोई कहीं पे आ सकता है। सही है? इतना तो कोई दिक्कत? पहले यहां तक लिख लीजिए। टाइड कर दो। टाइड करना मतलब, टाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? फॉस्फेट को साइड कर दो, क्या बन जाएगा? बोलो बोलो, फॉस्फेट को इसमें क्या किया गया है? इसमें फॉस्फेट को, नाम समझ में आया? न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या जुड़ा हुआ है लास्ट में? न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट। कोई दिक्कत? पक्का। तो कभी कभी ऐसा भी बोला जा सकता है कि जो न्यूक्लियोटाइड है, यानी ऐसा कोई बोल सकता है कि दैट इज न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड प्लस 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 फॉस्फेट मिलके बनाता, क्या बनाता लल्ला? न्यूक्लियोटाइड। बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? यानी न्यूक्लियोसाइड भी कितने तरह का हो सकता है? 5 तरह का। नाइट्रोजनस बेस तो इसमें भी आएगा, कभी कभी ये सवाल पूछ लिया जाता है। हाँ, अब जरा सा देखिएगा, बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ नाइट्रोजनस बेस। किसका बेसिक स्ट्रक्चर? नाइट्रोजनस बेस का एक छोटा सा बेसिक फॉर्मेट बता रहा है, जिसके आधार पर उस स्ट्रक्चर को याद रखना आसान हो जाता है। सुनेंगे बच्चों? बेटा तुम्हें 6 मेंबर का रिंग बनाना है। कितने मेंबर का बना दिया? बोलो, नंबरिंग यहां से शुरू करना है, 1 2 3 4 5 6। सही है?
और अगला हमको 9 मेंबर का बनाना है, तो क्या करना है बताओ? एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6 और फिर इसके बाद बोलो 7, फिर 8, फिर 9। सुनना, देखना, ये 2 रिंग वाला है, ये 1 रिंग वाला। देखना इसके स्ट्रक्चर में खास बात मैं बोलने जा रहा हूं, जिसके वजह से ये स्ट्रक्चर याद हो जाता है। अदरवाइज इस स्ट्रक्चर को याद करते हुए आप मर जाए, नहीं याद रहेगा। अभी मैं जो बोलने वाला हूं, खास बात बोलने वाला हूं, जिससे ये स्ट्रक्चर याद रह जाएगा। क्या है बेसिक स्ट्रक्चर में खासियत? सुनेंगे बच्चों। पहले कार्बन से शुरू करना, पहले कार्बन से। और सुनो मैं क्या बोलने वाला हूं, मैं बोलने वाला हूं CNC-NCC। क्या बोलने वाला हूं? CNC। और सुने हो क्या NCC का नाम? CNC का सुने हो क्या? देखो ना, ऑल्टरनेट चल रहा है भाई, CNC-NC है ना ऑल्टरनेट। तो देखो यहाँ C, यहाँ क्या हो जाएगा N, फिर यहाँ क्या रहेगा C, यहाँ क्या हो जाएगा N, फिर क्या हो गया? समझे ना समझे? बोलो, कहाँ से शुरू किए हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी CNC-NCC। इसमें भी वही किए, CNC और यहाँ क्या हो जाएगा NCC। और फिर इसमें C के बाद फिर क्या आएगा N, फिर C, फिर क्या N। यानी CN को क्या किए हैं? ऑल्टरनेट किए। ये बेसिक यूनिट है किसका? नाइट्रोजनस बेस का। CN को क्या किया गया? लेकिन CN करेंगे, समझिएगा इस बात को बेटा। इसमें 6 मेंबर है, तो CNC तो फिर N आ जाता ना, यहाँ N नहीं लाना है, क्योंकि अगर यहां तुम N ला देते तो फिर यहां क्या करते? सही है, तो गड़बड़ा जाते ना। तो ये बेसिक यूनिट है। क्या है बेसिक यूनिट? CNC-NCC। यहां भी देखो CNC-NCC और फिर क्या लगा है? फिर वही CN किए, तो C के बाद N, फिर क्या है C, फिर क्या है N। कोई दिक्कत? इसके अलावा और भी कुछ ग्रुप्स होते हैं उसमें। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इतना याद रह जाएगा आसानी से। बंद कर दो। स्ट्रक्चर ऑफ DNA बोल दें, 2 लाइन बोलो। DNA में कै स्ट्रैंड होता है? 2 स्ट्रैंड। पहला लाइन ये है कि पहले लाइन सुने, बोले कि रुक जाएं। 2 चेन है ना, पहले चेन में अगर प्यूरीन होगा तो उसके सामने दूसरे चेन में पायरिमिडीन होगा। सही है? पहले चेन में अगर, तो दूसरे चेन में उसके सामने, और पहले चेन में अगर पायरिमिडीन होगा तो दूसरे चेन में। क्या ये बात याद रहेगी? तो स्ट्रक्चर ऑफ DNA में ये पहली बात। प्यूरीन और पायरिमिडीन किसको किसको कहा गया? बताया गया, मैंने आपको बताया। किसको? आग लगाने वाली पूजा क्या है? प्यूरीन है। और कट कर देने के बाद पायरिमिडीन है। कट, देखिए ये बेटा, ये प्यूरीन है और तुमने इसको कट कर दिया तो क्या बन जाएगा? पायरिमिडीन। सही है? अब एक बात बताओ, तुम एक बात सुनना, पहले सुनना। यानी जितना प्यूरीन होगा उतना पायरिमिडीन होगा। बोलो, और प्यूरीन कै गो है? और इसके एक मेंबर में, एक स्ट्रक्चर में कितने मेंबर? तो दोनों मिला के कितने? अरे एगो में 9, तो 2 मिला के पायरिमिडीन्स कै गो है? एक मेंबर पायरिमिडीन 6 गो है, 3 गो एक मेंबर में कितना? यानी 6 × 18, 9 दूनी 18। समझ में आया बात? दोनों को क्या कर दिए? बराबर। कोई दिक्कत? याद रखने के लिए बता रहे हैं, ताकि इस टेक्निक से क्या हो जाएगा? याद रह जाएगा। तो चलिए पहली लाइन यही लिखने वाले हैं कि प्यूरीन ऑफ, और प्यूरीन कौन कौन है बताइए? आग लगाने वाली पूजा। प्यूरीन ऑफ 1 स्ट्रैंड भाई, प्यूरीन ऑफ 1 स्ट्रैंड मेक्स बॉन्ड विथ, मेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड विथ pyrimidines of other strand, pyrimidine of, और pyrimidine है कौन कौन? कट ऑफ अदर स्ट्रैंड, अदर स्ट्रैंड। अब आपके सामने तो दो बात आएगा, सुनिएगा सुनिएगा बच्चों। बेटा क्या इसमें यूरासिल होगा? तो CUT में तो U नहीं ना होगा, यहाँ पे होगा कुछ C और T। तो अब हमारे सामने ये समस्या आ जाएगी कि उधर भी 2 को इधर भी 2 को, तो कौन किसके साथ बॉन्ड बनाता है? क्या A C के साथ या A
टी के साथ या जी, सी के साथ या जी, टी के साथ, आएगा ना समस्या। भाई कहा गया कि ये उसके साथ बनाएगा, दूगो ई या दूगो ऊ, तीसरा तो रहबे नहीं करेगा डीएनए में। कौन नहीं रहेगा? यूरासिल ना रहेगा। यूरासिल किधर जाएगा? आरएनए में। हाँ, तो दूसरी बात ये है, सुनिएगा बच्चों, एडेनिन, एडेनिन यानी ए makes 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, एडेनिन makes 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विथ टी, सही है। और सी makes 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉरी जी makes 3 हाइड्रोजन बॉन्ड विथ सी। बेटा ये दोनों कौन है? पायरिमिडीन। ये दोनों कौन है? प्यूरिन। यानी इसमें भी फिक्स है कि ए बनाता है किसके साथ? टी के साथ। ए किसके साथ? और जी किसके साथ? हम लोग जब स्टूडेंट थे तो इसको याद रखने के लिए हमने एक ट्रिक बनाया था। उस टाइम फिजिक्स की एक बुक आती थी, जीसी अग्रवाल। कौन सी किताब? जीसी अग्रवाल टफ है। हम लोगों ने क्या बनाया था टेक्निक? हम लोग जब पढ़ते थे तो बुक आती थी जीसी अग्रवाल की, तो क्या बनाए थे? जीसी अग्रवाल टफ है, यानी जी के साथ। और कोई दिक्कत? पक्का? जीसी अग्रवाल टफ है मतलब जी के साथ, सी और ए के साथ, सही है। और कितना बॉन्ड ए बनाता है? कितना बॉन्ड? 2 बॉन्ड। और जी डायरेक्ट बेटा ये सवाल पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पूछा जाता है कि बताओ एडेनिन कै को बॉन्ड बनाता है, किसके साथ? गुआनिन किसके साथ? सही है, बोलो बोलो। सिंपल सी बात, बस यही है डीएनए की बात। बस अब एक वो स्ट्रक्चर खाली डीएनए का बनाएंगे, काम खत्म। आज की आखिरी बात सुने, गौर पूर्वक सुने। देखिए डीएनए के अब स्ट्रक्चर पे आ रहे हैं। कहां पे आ रहे हैं? सुनिएगा बच्चों। बेटा दोनों लपेटा हुआ है, कई स्ट्रैंड है डीएनए में। तो ये वाला ऐसे है, और देखो, और फिर ये वाला स्ट्रैंड आएगा इधर से, बोलो, और फिर यहां लपेटेगा। फिर ये वाला आगे बढ़ेगा, बताओ, और फिर ये वाला आगे बढ़ेगा। सही है बच्चों? फिर ये वाला आगे बढ़ेगा और फिर एक दूसरे में क्या हो जाएगा? लटपटा जाएगा। फिर क्या हो जाएगा बताओ? लटपटा। अरे एक दूसरे में लटपटाल है भाई। अच्छा देखो, तो ये दोनों जो गड्ढा है बराबर बराबर दिख रहा है कि कोई बड़ा छोटा दिख रहा है? गौर से देखें आप। अगर बड़ा छोटा नहीं दिख रहा है तो अब आपको बड़ा छोटा दिख रहा होगा। दिख रहा है क्या? ये वाला छोटा, ये वाला, तो इसको बोलते हैं माइनर। माइनर माने छोटा। और ये जो खड्डा है ना, खड्डा, इसको टेक्निकली कहा गया है ग्रूव। क्या बोला गया है? ग्रूव मतलब होता है गड्ढा, बायो में ग्रूव मतलब। तो ये माइनर, और ये वाला फिर देखो कौन सा है? मेजर। एक लपेटा पूरा करने के लिए ना माइनर से माइनर तक देखा जाता है। माइनर से कहां देखा जाता है? या मेजर से मेजर, तब ना एक लपेटा पूरा होगा। समझ रहे हैं? लटपटाल है एक दूसरा में, तो एक लपेटा पूरा होने के लिए कहां से कहां देखना पड़ेगा? तो ऐसे होता है, ये माइनर है, फिर मेजर है, फिर क्या है बताओ? फिर क्या है बताओ? माइनर है। बेटा माइनर से माइनर का दूरी कहा गया है 34 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है? पूछा हुआ ये सवाल। और एक लपेटे में 10 बेस पेयर होते हैं। कितने बेस पेयर? 11 भी हो सकते हैं, 12 भी, 9 भी, लेकिन जो सामान्य होता है ना डीएनए, उसमें 10 होते रे बाबा। 10, 11, 12 सब होता। ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए। सामान्य जो है डीएनए उसमें इस 10 एंगस्ट्रॉम में होता है कितने बेस पेयर? 10 बेस। अब तुम्हारे मन में आएगा, अच्छा पेयर्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मेरे भाई इसका एक बेस इसके एक बेस से ना जुड़ा है, तो पेयर कितना हो गया? चारे को लिखाया है, एक और लिखो इसमें, तो एगो बेईमानी हो जाएगा। और फिर यहाँ 3, 4, 5, 1, 2, 4, 5। समझ में आया? बोलो बोलो, समझ में आया? बोलो जी। अब जो आप समझे पीछे, बस उसी का इस्तेमाल यहाँ करेंगे, काम हो जाएगा। चेक चेक। काम क्या हो जाएगा? सुनेंगे बच्चों। बेटा यहाँ अगर ए है तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ अगर
टी है तो यहां क्या आएगा, यहां सी है, जी है, टी है। समझ में आया? एटी के बीच का है बॉन्ड, टीए के बीच, सीजी के बीच कौन बॉन्ड, कौन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां समझ में आ रही है बात? कितने बेस पेयर हुए? 5 ही हुए ना। इसमें देखना भाई, टी के बाद सी तो जी, टी तो ए, सी तो ए, तो यूरेसिल होगा क्या? सी तो। अच्छा तो एक बात बताओ, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? कितना एंगस्ट्रॉम? पूछा गया है एक बार। सही है? मैथ वाला से पूछता है, बताओ ये बात। पता नहीं क्या सोचता है, क्या 34/10 नहीं आता है या ये नहीं आता कि भैया ये है क्या? तो मैथ वाला तो बोलता पता नहीं यार, कौची सवाल पूछा था, पता नहीं चला। तो कारण कि हमको वो इंफॉर्मेशन याद नहीं। एक लपेटा में कै बेस पेयर और 10 के बीच कितना डिस्टेंस? 34 एंगस्ट्रॉम। तो 2 के बीच कितना?